हिंदी व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर और उसकी प्रमुख विधाओं पर, उसके रचनाकारों के प्रदेय पर, और उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य की अन्य विधाओं पर, जिसके अंतर्गत हम जीवनी साहित्य पर, जीवनी लेखन पर आज बातचीत करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य की दो प्रकार की विधाएं हैं। एक तो जिनको हम प्रमुख गद्य विधाओं के रूप में जानते हैं, जैसे उपन्यास है और कहानी है, नाटक है और एकांकी है, आलोचना है। इसी तरह अन्य गद्य विधाओं में उन विधाओं की चर्चा की जाती है जो इनकी तुलना में आकार में या अपने वैशिष्ट्य के कारण या उस मुख्य धारा में शामिल न रह पाने के कारण या अनेक कई कारणों से उनको हम अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत रखते हैं। हालांकि ये जो अन्य गद्य विधाएं हैं, जिसमें संस्मरण है, रेखाचित्र है, डायरी है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हैं। फिर पत्रकारिता भी अब एक विधा है और उसके अंतर्गत भी बहुत सारे लेखन की विधाएं, उन सब की भी चर्चा हम करते हैं। अनुवाद को भी अब इसी में शामिल किया गया है। तो ये जो अन्य गद्य विधाएं हैं, इसका भी अपना एक सशक्त सुदीर्घ इतिहास है और हर विधा के उद्भव और विकास की एक गौरवशाली यात्रा है। अनेक प्रतिष्ठित रचनाकारों ने, कवियों ने, गद्यकारों ने अन्य गद्य विधाओं में भी विधिवत और प्रामाणिक लेखन किया है और बहुत सी अन्य गद्य विधाओं की बहुत सी रचनाएं, चाहे हम महादेवी वर्मा की बात करें, चाहे हम आत्मकथा और जीवनी लेखन में अमृत राय की बात करें, या इसी प्रकार इन सब विधाओं में जिनका अवदान, जिनका योगदान रहा, लेखन परिपाटी और परंपरा का अनुसरण जिन्होंने किया, वो भी एक बड़ी उपलब्धि हिंदी साहित्य के लिए है, विशेष रूप से हिंदी गद्य साहित्य के लिए। हम जानते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल भी इसीलिए कहा गया क्योंकि भारतेंदु युग से लेकर आगे तक द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता आदि आदि, जब हम कविता को ऐसे बांटते हैं तो गद्य को भी हमने इसी तरह से भारतेंदु युगीन गद्य, द्विवेदी युगीन गद्य, छायावादी गद्य, छायावादोत्तर या अद्यतन गद्य साहित्य की विधाएं, इन सब की चर्चा भी हम ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। फिर प्रत्येक विधा, गद्य विधा का अपना एक विभाजन, अपनी एक विकास यात्रा। जैसे आलोचना में हमने बात की कि शुक्ल जी केंद्र में थे, तो शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। नाटक में हमने बात की तो प्रसाद को केंद्र में रखा, प्रसाद युगीन, प्रसाद पूर्व और प्रसादोत्तर। फिर समकालीन नाट्य लेखन, इस पर भी हम इसी तरह से सभी विधाओं में ये सिलसिला चलता रहा। हमने जीवनी को युग के आधार पर जब देखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले हमारे सामने आधुनिक काल में भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु हम जानते हैं कि आधुनिक काल के प्रवर्तक और प्रणेता कवि और गद्यकार हैं। उन्होंने कविताएं ब्रज भाषा और अवधी भाषा और खड़ी बोली में प्रचुर मात्रा में लिखी। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का सूत्रपात करते हुए उसमें लेखन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित और प्रेरित किया। अपने मंडल के अनेक रचनाकारों को कविता के साथ साथ गद्य लेखन की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा भी दी।
इसलिए उस युग में उपन्यास, कहानी, निबंध और इसी तरह से जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण आदि ये भी लिखने प्रारंभ हुए। और फिर धीरे 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 भारतेंदु युग से विकसित होते हुए द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, छायावाद, फिर छायावादोत्तर आदि में ये परंपरा चलती रही। जीवनी लेखन का खड़ी बोली गद्य में शुभारंभ भी भारतेंदु युग में ही हुआ। भारतेंदु ने अनेक रचनाकारों को इन प्रमुख और अन्य गद्य विधाओं में लेखन के लिए प्रेरित किया, उनका मार्ग प्रशस्त किया और आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं में निबंध, आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि, इन सब के लिए तो वो अपने युग के, अपने मंडल के रचनाकारों को प्रेरित कर ही रहे थे, लेकिन अन्य गद्य विधाओं में जीवनी भी एक महत्वपूर्ण विधा है, आत्मकथा भी एक महत्वपूर्ण विधा है। इनमें भी लेखन की एक परंपरा उसी युग में प्रारंभ हुई। ये जो गौण विधाएं हैं, जिनको अन्य गद्य विधा कहा जाता है, इनको हिंदी गद्य की गौण विधाओं के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन ये सुविधा की दृष्टि से इतिहास में भले ही गौण कहलाएं, लेकिन अपने कथ्य, अपनी वस्तु, अपनी भाषा, अपनी शैली, अभिव्यक्ति कौशल, उन सब के कारण और एक सुदीर्घ इतिहास के कारण इनको गौण विधाएं या अन्य विधाएं कहना थोड़ा अनुचित या तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, अनुचित प्रतीत होता है। इनके सबके सुदीर्घ सशक्त इतिहास हैं। ऐसी विधाओं में हम आत्मकथा को, जीवनी को, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, इंटरव्यू, साक्षात्कार भी एक बड़ी महत्वपूर्ण विधा है, रिपोर्टाज है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी फीचर राइटिंग है या चर्चा परिचर्चा है, पुस्तक समीक्षा है, ऐसे बहुत सारी विधाओं को हम देख सकते हैं। पत्र लेखन भी है। तो गद्य काव्य की परंपरा भी इसी के अंतर्गत, क्योंकि गद्य को भी काव्यात्मक शैली में, गीत शैली में लिखने की परंपरा भी इसी युग में प्रारंभ हुई थी। तो हम देख सकते हैं कि अन्य गद्य विधाओं में उसके उद्भव और विकास को यदि हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि बहुत सी गद्य विधाएं हैं जिनमें जीवनी का भी अपना एक प्रमुख और उल्लेखनीय स्थान रहा है। भारतेंदु युग में जो गद्य लेखन की अधुनातन और अद्यतन परंपरा दिखाई देती है, उसमें गद्य विधाओं को लेखकीय समृद्धि की दृष्टि से उल्लेखनीय माना जाता है, क्योंकि यह गद्य लेखन का कार्य भारतेंदु युग में सतत चला और उसने आने वाले युगों के लिए, द्विवेदी युग और छायावादी युग और छायावादोत्तर युग आदि में, एक मजबूत आधारशिला खड़ी कर दी। कुछ समालोचकों और विद्वानों ने इन सभी विधाओं के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, इनकी महत्ता को रेखांकित करते हुए, इनके प्रदेय को बहुत महत्वपूर्ण माना। कुछ विद्वान संस्मरण और रेखाचित्र को एक ही विधा मानते हैं या उसमें एक दूसरे में उनके वैशिष्ट्य को समाहित होते हुए देखते हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं। कुछ आलोचक आत्मकथा को भी संस्मरण और रेखाचित्र का एक हिस्सा मान लेते हैं या उसी का रूप मानते हैं। उसकी स्वतंत्र सत्ता को वो स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। इन सब में, इन सारी विधाओं में जिनका अलग अस्तित्व है, अलग उद्भव विकास है, पूरी यात्रा है, और अनेक प्रतिष्ठित गद्यकारों ने इन विधाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण लेखन करके अपनी उपस्थिति दर्ज भी की है। इन सब में बहुत महत्वपूर्ण विधा है हिंदी जीवनी साहित्य। भारतेंदु युगीन आधुनिक हिंदी साहित्य में यदि जीवनी लेखन की परंपरा के उद्भव पर दृष्टि डालें, यानी कब से यह परंपरा प्रारंभ हुई, तो हमें पूरे आधुनिक युगीन हिंदी साहित्य में सबसे पहला कालखंड भारतेंदु युग ही मिलता है। और भारतेंदु युग में
जीवनी लेखन का सूत्रपात हुआ, प्रारंभ हुआ, जिसमें विक्रम, कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, लॉर्ड मेयो, ऐसे अनेक व्यक्ति और व्यक्तित्व रहे जिनके प्रदेय को, जिनके नेतृत्व को, जिनके साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवदान को केंद्र में रखकर बहुत से जीवनीकारों ने बड़ी विमुग्धकारी जीवनियां लिखी। उस समय मुगल शासन चल रहा था। बहुत से मुगल बादशाहों को ध्यान में रखकर भी आधुनिक काल के बहुत से जीवनीकारों ने महापुरुषों को या युग प्रवर्तक जो व्यक्ति रहे उनको, उनके प्रदेय को ध्यान में रखकर जीवनियां लिखी। ये जीवनियां चरितावली के रूप में अधिक लिखी गईं। हम जानते हैं कि बहुत सारे चरित्र, चंडी चरित्र, देवी चरित्र, हनुमान चरित्र, इस तरह की रचनाएं लिखी जाती रही हैं। लेकिन किसी शासक को लेकर, किसी सामाजिक हस्ती या व्यक्तित्व को लेकर, किसी स्वतंत्रता सेनानी को लेकर, किसी रक्षा विशेषज्ञ को लेकर, किसी दार्शनिक, किसी धर्म प्रणेता, ऐसे व्यक्तियों को लेकर बहुत सी जीवनियां लिखी जाती रहीं। उसमें जो राजा महाराजा थे, जो बादशाह थे, उनको लेकर भी जीवनियां लिखी गईं, जैसे चरितावली, बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय, बूंदी का राजवंश। बूंदी एक महत्वपूर्ण स्थान है राजस्थान में। वहां राजा महाराजाओं की एक सुदीर्घ परंपरा है। तो बूंदी नरेश, वहां का राजवंश, इसको ध्यान में रखकर उस शासक, उस राजा की, उस बादशाह की, ऐसे बहुत सारी जीवनियां, इसकी एक परंपरा हमारे पास मौजूद है। और वो जीवनियां वास्तव में जब हम पढ़ते हैं तो भले ही वो प्रारंभिक जीवनियां हों, हिंदी में जीवनी लेखन का प्रारंभ हो, लेकिन वो एक सैद्धांतिकी तो तैयार करते ही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विषय तथा व्यक्ति की गरिमा के अनुकूल ही भाषा और शैली का प्रयोग स्वयं भी किया और अन्य जीवनीकारों को, गद्यकारों को इसकी प्रेरणा भी दी। भारतेंदु युग के जो प्रमुख जीवनी लेखक हैं उनमें कार्तिक प्रसाद खत्री का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने देवी अहिल्याबाई का जीवन चरित्र नाम से 1887 में एक महत्वपूर्ण जीवनी लेखन किया। देवी अहिल्याबाई का जो सामाजिक अवदान है, जो सांस्कृतिक अवदान है, हम जानते हैं कि वह विलक्षण है। छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र सन 1890 में लिखा गया, वह भी एक बड़ी दुर्लभ जीवनी है। छत्रपति शिवाजी ने जो एक राष्ट्रनायक के रूप में भूमिका निभाई है, औरंगजेब जैसे शासक के सामने और महाकवि भूषण को अपने दरबारी कवि के रूप में साथ रखते हुए, तो कुल मिलाकर ये जो शिवाजी का चरित्र था वो बड़ा प्रेरक चरित्र था। तो जीवनी लिखने के लिए व्यक्ति के वैशिष्ट्य को, उसके व्यक्तित्व के गुणों को केंद्र में रखकर भी जीवनियां लिखने की परंपरा रही है। मीराबाई का जीवन चरित्र हम जानते हैं। मीराबाई भक्तकालीन एक बड़ी प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री हैं, जिन्होंने अपनी विद्रोही चेतना से सामंतीय व्यवस्था के सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए और उन्होंने अपनी कविता से, अपने गीतों से, अपनी गीत योजना से ऐसे विमुग्ध किया कि आज भी वो हमारे मनोमस्तिष्क में, वो हमारी भावनाओं में अपने गीतों के साथ विद्यमान है। तो 1893 में मीराबाई का जीवन चरित्र यह भी लिखा गया। ऐसी बहुत सी हस्तियां, ऐसे बहुत से विशिष्ट व्यक्तित्व जिनकी
जिनका प्रदेय उल्लेखनीय रहा, उन पर सराहनीय जीवनियां लेखन की परंपरा मिलती है। काशीनाथ खत्री ने जीवनी संग्रह में हिंदुस्तान की अनेक रानियों का जीवन चरित्र भी लिखा। हिंदुस्तान में बहुत सी रानियां भी रही हैं, बहुत सी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाली भारतीय गौरवशाली स्त्रियां, महिलाएं भी रही हैं। 1889 में हम देख सकते हैं भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों का जीवन चरित्र सन 1883 में ऐसी पुस्तक लिखकर भी हिंदी जीवनी साहित्य को संपन्न और समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाई। रमाशंकर व्यास एक प्रसिद्ध जीवनीकार रहे, जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र 1883 में लिखा। नेपोलियन बोनापार्ट हम जानते हैं कि एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में वैश्विक धरातल पर उद्घाटित होते हैं। देवी प्रसाद मुंसिफ ने महाराज मानसिंह कच्छवाल वाले अमीर का जीवन चरित्र 1893 में लिखा। महाराज मानसिंह भी एक जानी मानी ऐतिहासिक हस्ती के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। तो जीवनियों की एक बड़ी विशेषता यह होती है कि व्यक्ति रहे या ना रहे, लेकिन अपनी जीवनी से वह पाठक समुदाय में, वह समाज और संस्कृति में अपनी जगह बनाए रहता है। अकबरनामा 1893 में लिखी गई बड़ी प्रसिद्ध जीवनी है। राणा भीम 1893 में लिखी गई बहुत प्रसिद्ध जीवनी है। जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह 1896 में रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि भी बने, राजा भी बने, वो राजा भी रहे, तो उनको भी हम देख सकते हैं। ऐसी ऐतिहासिक जीवनियां जीवनीकारों ने लिखकर हिंदी जीवनी साहित्य की श्रीवृद्धि की। तो जीवनी लेखन की परंपरा ने हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के गद्य लेखन में अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बना ली। ऐसी ऐतिहासिक जीवनियां लिखकर हिंदी जीवनी साहित्य की श्रीवृद्धि सतत चलती रही आगे भी। श्री राधा कृष्ण दास ने आर्य चरितामृत बाप्पा रावल की 1884 में एक जीवनी लिखी। श्री नागरीदास जी का जीवन चरित्र 1894 में प्रकाश में आया। कविवर बिहारी लाल रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं, जिनके काव्य को लेकर अनेक प्रकार की सकारात्मक उक्तियां हमें मिलती हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। अपनी बिहारी सतसई के नाम से जो रचना उन्होंने दी, उसके माध्यम से हिंदी जगत में, पूरे हिंदी साहित्य में उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाई। एक रंग बिरंगे पुष्पों के गुलदस्ते की तरह सतसई को उन्होंने मुक्तक काव्य के रूप में प्रस्तुत किया। तो उनको, उनके प्रदेय, उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर 1895 में एक जीवनी लिखी गई और भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा के प्रवर्तक महाकवि सूरदास को भी केंद्र में रखकर सन 1900 में एक बड़ी सुंदर जीवनी लिखी गई। इसका मतलब जीवनियां केवल राजनेताओं को लेकर, धार्मिक व्यक्तित्व को लेकर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेय करने वाले, अवदान करने वाले व्यक्तियों को लेकर ये तो लिखी ही जाती रही। कोई इतिहासकार है, ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, कोई धार्मिक व्यक्तित्व है, उन पर तो लिखी जाती रही, लेकिन साहित्यकारों को केंद्र में रखकर जीवनी लेखन की परंपरा भी चलती रही। और वो अभी आधुनिक युग में जो बिल्कुल अद्यतन समय है, उनमें भी अमृत राय ने जैसे कलम के सिपाही जैसी जीवनी लिखी, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हमें मिलती हैं। तो प्रेमचंद को केंद्र में रखकर उन्होंने वह जीवनी लिखी है। तो बहुत से रचनाकार, साहित्यकार हिंदी के, उनको लेकर भी जीवनियां लिखी जाती रहीं। गोपाल शर्मा शास्त्री, जिन्होंने दयानंद दिग्विजय नाम से 1881 में एक बड़ी दुर्लभ जीवनी लिखी। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक भी माने जाते हैं, उनका प्रदेय निश्चित रूप से अद्भुत है, तो उन पर भी जीवनी लिखी गई।
प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के बड़े चर्चित और प्रतिष्ठित गद्यकार हैं। उन्होंने आर्य चरितामृत नाम से 1884 में एक जीवनी जो बंगला में लिखी गई थी उसका हिंदी में अनुवाद भी किया। इसका मतलब जीवनियां केवल मौलिक सृजन के साथ ही नहीं, अनूदित रूप में भी हिंदी जगत को प्राप्त होती रहीं और बहुत सी जीवनियां भारतीय अन्य अनेक भाषाओं में, संस्कृत में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में लिखी जाती रहीं। उनके अनुवाद का सिलसिला भी चलता रहा। बालमुकुंद गुप्त ने हरिदासी गुरमानी नाम से 1896 में एक जीवनी लिखी। स्वामी हरिदास एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, संगीतज्ञ हैं, दार्शनिक हैं। गोकुलनाथ शर्मा ने श्रीदेवी सहाय चरित नाम से 1897 में एक बड़ी प्रसिद्ध जीवनी लिखी और बलभद्र मिश्र ने स्वामी दयानंद महाराज का जीवन चरित्र 1897 में लिखा। हम देख रहे हैं कि दयानंद सरस्वती का जो व्यक्तित्व था वो अद्भुत था, वो विलक्षण था और उन पर बहुत सारी जीवनियां लिखी जाती रहीं और आज भी लिखी जा रही हैं। अंबिका दत्त व्यास ने स्वामी भास्करानंद जी पर स्वामी चरितामृत नाम से 1899 में एक बड़ी प्रसिद्ध जीवनी लिखी। इस तरह विदेशी मिशनरियों ने हिंदी जीवनी लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। यानी जो विदेशी मिशनरियां थीं, मिशनरी संस्थान थे, उससे जुड़े हुए रचनाकार थे, वो भी हिंदी जीवनी लेखन में अपनी भूमिका निभा रहे थे, अपना योगदान कर रहे थे। विक्टोरिया महारानी का वृत्तांत, यह भी 1896 में हिंदी में लिखा गया, खड़ी बोली गद्य में। सिकंदर महान का वृत्तांत 1899 में लिखा गया। रमाशंकर व्यास ने भी विदेशी महापुरुषों के जीवनी लेखन परंपरा में योगदान किया और नेपोलियन बोनापार्ट 1883 में इस शीर्षक से नेपोलियन के प्रदेय को, उनके जीवन व्यक्तित्व और जीवन शैली को केंद्र में रखकर यह जीवनी लिखी। भारतेंदु युग का जीवनी साहित्य अपनी प्राथमिक स्थिति में निश्चित रूप से दिखाई देता है। इस युग में जीवनी लेखन का प्रथम चरण होने के कारण भाषा शैली ये बहुत प्रौढ़, बहुत परिमार्जित नहीं थी। हम जानते हैं कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली अभी चलना सीख रही थी। खड़ी बोली के पास अभी वो शब्द संपदा, वो मुहावरे, वो लोकोक्तियाँ, वो रचना शैली, वो व्याकरणिक व्यवस्था, वो अभी उतनी प्रौढ़ नहीं थी जितनी प्रौढ़ आज है। लेकिन उसका प्रदेय, उसका अवदान, उसका योगदान ये तो निश्चित रूप से स्तुत्य है, प्रशंसनीय है कि उस सब के बावजूद, उन सीमाओं के, उन अभावों के बावजूद उस युग के रचनाकारों ने जीवनी लेखन की इस परंपरा को न केवल सशक्त और मजबूत बनाया बल्कि उसे गति भी प्रदान की, उसे विकास भी दिया। संख्या की दृष्टि से इस युग की जीवनियां भले ही कम हो, इस युग में लिखी गई जीवनियों की संख्या बाकी युग की जीवनियों की संख्या की तुलना में बेशक कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। लेकिन अपने कंटेंट, अपनी वस्तु, अपनी भाषा, अपनी शैली, अपने अभिव्यक्ति कौशल से उन्होंने आगे के जीवनी लेखन करने वाले रचनाकारों का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें एक आधारशिला प्रदान की, उन्हें एक सैद्धांतिकी प्रदान की कि जीवनी लेखन होता क्या है, जीवनी लेखन करते समय लेखक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन सब बातों को, उन सब बिंदुओं को हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग में जो लिखी गई जीवनियां हैं वो इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं। जैसा हमने पहले कहा कि इस युग में सबसे अधिक जीवनियां स्वामी दयानंद की लिखी गई। स्वामी दयानंद की भूमिका भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूरे अखिल भारतीय स्तर पर उन्होंने जिस वैदिक साहित्य के प्रचार प्रसार का काम किया, यज्ञ और हवन आदि की शैली के लिए भारतीय समाज को प्रेरित किया, उस तरह के उनके प्रदेय को ध्यान में रखते हुए गोपाल शर्मा शास्त्री ने दयानंद दिग्विजय 1881 में लिखी,
चिमनलाल वैश्य ने स्वामी दयानंद 1919 में लिखी, स्वामी सत्यानंद ने दयानंद प्रकाश 1919 में इस प्रकार की रचनाएं लिखी। तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश जैसी रचना के प्रणेता, उन पर बहुत सी जीवनियां लिखी जाती नहीं। स्वामी विशुद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी श्रद्धानंद, ये ऐसे बहुत से संत चरित, संत व्यक्तित्व जिन्होंने भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का, भारतीय जीवन शैली का, इन सब का बड़े सुंदर शब्दों में बखान किया, चर्चा की, परिचर्चा की, मार्ग प्रशस्त किया, नेतृत्व प्रदान किया। ये वो हस्तियां हैं, ये वो व्यक्तित्व हैं जिनके प्रति आज भी पूरा भारतीय समाज कृतज्ञ है, नतमस्तक है। स्वामी विशुद्धानंद हो या रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद की जो गुरु परंपरा है, हम उसको भी यहाँ देख सकते हैं। स्वामी रामतीर्थ हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, इन सब की जीवनियां इसलिए लिखी गई कि ऐसे महान व्यक्तित्व से समाज और पाठक प्रेरणा ग्रहण कर सके, उनके जीवन से अपने जीवन में बहुत से वैचारिक बिंदुओं को आत्मसात कर सके, उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को वो सात्विक मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर सके। महात्मा गांधी को केंद्र में रखकर अनेक व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व पर अनेक जीवनियां लिखने की एक सशक्त परंपरा प्रारंभ हुई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद महात्मा गांधी दूसरे वो व्यक्ति हैं जिनके संत रूप पर, जिनके महात्मा रूप पर, जिनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय प्रदेय पर बहुत सी महत्वपूर्ण जीवनियां लिखी गई हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग में जीवनी लेखन की जो शुरुआत हुई, उसमें जो व्यक्तित्व पूरे युग और समाज को, पूरे देश और दुनिया को प्रभावित करते रहे, जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, नेतृत्व प्रदान किया, उनकी तरफ जीवनी लेखन करने वालों का ध्यान आकृष्ट हुआ और उन्होंने शोध आधारित गहन गंभीर अध्ययन करके उनकी जीवनियां लिखकर एक हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी गद्य साहित्य के लिए, हिंदी जीवनी साहित्य के लिए वास्तव में उपकार का काम किया। इस विषय को यहाँ विराम देते हुए पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।